नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहे हैं? अभी मिडिल ईस्ट के जंग से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमले पर विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सनकपन में ईरान पर किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं और ये न्यूज सोर्स आप जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे कि खुलासा कहां से हो रहा है, तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह खुलासा खुद अमेरिका की पूर्व कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने किया है। मिडिल ईस्ट के हालात आज ठीक वैसे ही नजर आ रहे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम थे, जब अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया था। पर्ल हार्बर पर इतना बड़ा अटैक हुआ कि कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। ठीक वैसे ही अमेरिका ईरान में बुरी तरीके से फंस गया है। अमेरिकी युद्धपोत पर सैनिक जान देने के लिए तैयार है। ईरान से जंग में अमेरिका को निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। तो जिस तरह से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ था, उसी तरह का कोई लिमिटेड अटैक अमेरिका ईरान पर कर सकता है। यह अमेरिकी कांग्रेसी कह रहे हैं। साल 2026 और 1945 के हालात बहुत अलग थे। 45 में जापान अलग था और आज का ईरान बिल्कुल अलग है। ईरान 2 शहरों पर हमले से क्या सरेंडर कर देगा? अगर तेहरान पर आंच आई तो ईरान अपने दुश्मनों से क्या डील पर बातचीत करेगा या फिर अपने दुश्मनों को सीधे यमराज के पास भेजेगा? मार्जोरी टेलर के इस दावे ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। अमेरिका के गलियारों में सुगबुगाहट है कि ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों और उसकी सैन्य ताकत को हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए एक बहुत बड़े विध्वंसक प्लान पर विचार कर रहे हैं। इतिहास गवाह कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन जंग से निकलना आसान नहीं होता। और उदाहरण के लिए आपको बहुत इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। आप रशिया यूक्रेन वॉर का एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए ऐसा कर सकता है? अमेरिका की पूर्व कांग्रेस सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन का दावा क्या है? दावा यह है कि ईरान पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर चर्चा हो रही है अमेरिका में, और अमेरिका ईरान के खिलाफ इस तरह के हमले पर प्लान बना रहा है। मार्जोरी ने ट्रंप सरकार को चेतावनी दी है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो यह ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह पूरी दुनिया को एक बड़े संघर्ष की ओर धकेल सकता है। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने अमेरिकी नागरिकों से अपील की है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विरोध करें, ईरान से युद्ध रोकने के लिए आवाज उठाएं, जिससे कि 1945 वाले हालात न बने। मार्जोरी टेलर ग्रीन के दावे में अगर सच्चाई है तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है? सबसे बड़ी बात, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के कुछ एक बयानों को खंगालेंगे तो आपको समझ आएगा कि बैक ऑफ द माइंड डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग चल तो रही है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह कहा है कि आज रात ईरान का भूगोल बदल दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं कि ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात होगी। ईरान के पास यू टर्न का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ईरान को हम पाषाण युग में भेज देंगे। ईरान कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर इन बयानों के मायने क्या हैं? और उसके बाद पूर्व अमेरिकी कांग्रेसी का यह बयान कि 1945 जैसे हालात बन रहे हैं। उस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन हुआ करते थे, जिन्होंने जापान पर हमला करवाया था। अब आपको बताते हैं कि जापान में उस समय की हालत क्या थी जब अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया। 1945 में वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूएस और जापान के बीच युद्ध लंबा चल गया। ईरान और अमेरिका के बीच भी युद्ध तकरीबन 6 महीने से जारी है। जापान के सैनिक आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे, अलबत्ता उन्होंने पर्ल हार्बर पर अमेरिकी जहाज पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। ईरान भी किसी भी कीमत पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। जापान में ग्राउंड ऑपरेशन का डर था, लाखों यूएस सैनिकों के मारे जाने का खौफ था। ईरान में भी ग्राउंड ऑपरेशन मुश्किल है।
यहां भी लाखों हजारों सैनिक मारे जा सकते हैं अगर ग्राउंड ऑपरेशन कराया जाता है तो। और इसके बाद यूएस के पास केवल परमाणु बम का विकल्प था और जवाबी परमाणु हमले का डर नहीं था। ईरान के ऊपर भी परमाणु खतरा है और यूएस को जवाबी परमाणु हमले का डर नहीं है। 1945 में अमेरिका सोवियत संघ को भी डराना चाहता था ताकि युद्ध के बाद उसका दबदबा बना रहे। इस बार भी अगर वो ईरान पर हमला करता है तो चीन और रशिया को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करेगा और अपनी सुपर पावर की साख भी बचाने की कोशिश करेगा। अगर अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो ऐसी तबाही का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना व्हाइट हाउस ने नहीं की होगी। और अगर ईरान में परमाणु हमला हुआ तो क्या मिडिल ईस्ट उस हमले की जद से असर से बच पाएंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल सुशील पठानिया थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। मुमताज आलम रिजवी के पास चलेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन होंगे। रवि करकरा यूएस से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे। मैं सबसे पहले कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी आपका टेक चाहूंगा। आपका वर्जन क्या है जो दावा अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य कर रही है? सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। देखिए, ये पूर्व सांसद जो कह रही हैं वो अपनी जगह पे शायद सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस जगह पे अभी तक पहुंचा है जहां पे उसको लगता है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। उस लेवल पे अभी तक लड़ाई नहीं गई है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि काफी हद तक अमेरिका पीछे हटना पड़ा है, उसको बैकफुट पे है, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उसकी स्थिति उतनी खराब है? किसी भी हालत में नहीं। ये भी मैं मानता हूं कि युद्धपोत जो है यूएस अब्राहम लिंकन में कुछ समस्याएं हुई हैं। ये चीजें जो हैं, जहां तक नेवी का सवाल है, और मैं तो नेवी में रह चुका हूं, होती हैं। और अपने आप कहीं ना कहीं कमांड की लीडरशिप में कुछ प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे नहीं लगता वहां पे पहुंचे हैं। सवाल क्या है? अमेरिका के पास आज भी इतने हथियार हैं, इतना बारूद है कि वो ईरान को कभी भी नष्ट कर सकता है। क्या उसको जरूरत पड़ रही है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप जो है वो हिचकिचा रहे हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो फाइनल एक असॉल्ट करें जिसमें कुछ हो जाएगा। ताकि देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? हॉर्मूज। हॉर्मूज में अगर आपको दबदबा अपना बनाना है तो आपके पास दो विकल्प है। एक, मुसद्दम पेनिनसुला जो है, जो ओमान का है, वहां पे आप अपने अगर सिर्फ गन रखते हैं, आर्टिलरी, आप हॉर्मूज के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। दूसरा है काशिम आइलैंड और वो अबू मूसा और छोटे आइलैंड, वहां पे आप अपना कब्जा कर लें, ईरान का पूरा खेल खत्म। लेकिन अमेरिका जो है यहाँ पे अभी तक उसने हाथ नहीं डाला है। यहाँ कर देता है तो बिल्कुल साफ है कि ईरान के साथ जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, अमेरिका को अगर ईरान के जो शिपिंग के ऊपर वो छोटे छोटे बोट्स के साथ कर रहा है वो बंद करना है, तो उसको जो ईरानियन कोस्ट लाइन है वहां पे हमला करना है, वहां भी हल्के से हिचक रहा है। तीसरा, अमेरिका चाहता है या सोच ये रहा है कि उसको लगता है कि ईरान के लोग ही तख्ता पलट कर देंगे। अभी तक वो उस लेवल में बाहर नहीं आए हैं जैसे वो जनवरी में आए थे, जब तकरीबन 15 से 16 हज़ार लोगों को ईरान ने मारा था, अपने ही लोगों को मारा था। उसके बाद उससे पहले माशा अमीनी के टाइम पे भी हुआ था, उतने लोग भी अभी नहीं आए हैं। अगर ये हो जाता है तो ईरान में तख्ता पलट अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान के हालात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि ईरान के खिलाफ उसे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंतज़ार करे, ये काम अपने आप हो जाएगा, तो क्यों अपने हाथ गंदे करें। ये फिलहाल जो है अमेरिका का रवैया दिखाई दे रहा है। इसीलिए अमेरिका ईरान को ह्यूमर कर रहा है, उसको कह रहा है चलो ठीक है आप कुछ कर लो, लेकिन हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं, उनको हम नहीं हटा रहे। ब्लॉकेड बहुत असर कर रहा है, तक कि जब उसने यूक्रेन को इंस्टिगेट किया कि आप कैस्पियन सी में भी ईरानियन जहाज पे हमला करें। उसके बाद ईरान का जो कैस्पियन सी वाला रूट है रशिया के साथ, उस पर भी असर पड़ रहा है। तो नेचुरली ईरान की हालत खस्ता है। अमेरिका को इंतजार है कि कहीं ना कहीं
अगर ईरान अपने आप में ही अपने उन्हीं के लोग उनका तख्ता पलट कर देंगे तो अमेरिका को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस एक छोटी सी समस्या है, जी। और वो ये कि कौन आएगा आईआरजीसी के बाद। क्या वो पेशेशकियां होंगे? मुझे लगता है कि पेशेशकियां के साथ काफी हद तक उनका संबंध है, कुछ बातचीत हो रही है, और शायद कहीं ना कहीं से यहीं पे उनको रास्ता दिख रहा है। लेकिन चक्रपाणी जी, आपने तो ये रिजीम ही चेंज करवा दी, यही तो चाह रहा है अमेरिका, लेकिन हो कहां पा रहा है। बिल्कुल। हाँ, यही तो समस्या है, क्योंकि ईरान के लोगों ने कुछ किया नहीं है, और अमेरिका को लग रहा था कि ईरान के लोग नहीं, करेंगे, ईरान क्योंकि के जो उसको बहुत इंटरनल विश्वास। रिपोर्ट्स है अभी वो ये है कि भाई वो अमेरिका से बहुत नाराज हैं। इनफैक्ट वो आईआरजीसी के सपोर्ट में, आपने देखा होगा आईआरजीसी को अभी पावर्स बहुत बढ़ा दिए खामेनेई ने। खामेनेई का समस्या यह है कि क्या वो जिंदा है, कौन उससे मिल रहा है, कहाँ किससे वो बात कर रहे ये हैं। सब हालांकि कुछ पेशेशकियां आईआरजीसी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, ने भी उनकी कहा है दलील कि ये मैं है कई कि घंटों। उनके ऊपर खतरा बहुत है। देखिए, यही पेशेशकियां थे, और यही, सॉरी, यही मुश्तबा थे, इनसे पहले इनके पिताजी थे, जिनको पता था कि वो इतने सारे लोगों का अगर वो जमावड़ा करेंगे तो उनके ऊपर अटैक हो सकता है, लेकिन फिर भी खड़े होते थे। तो अगर वो तब इतनी हिम्मत कर सकते थे तो आज क्यों नहीं। ठीक है, रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकी कांग्रेसी सांसद जो पूर्व रही हैं वो जो बात कह रही हैं उसमें दम है? क्या ट्रंप किसी न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा सकते हैं? देखिए, वो आपको पता है कि ग्रीन हमेशा कोई ना कोई स्टेटमेंट्स देती हैं। जो सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, तो उसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि पहली बात, अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है, अगर आप उसके बारे में सोचें, तो न्यूक्लियर स्ट्राइक अगर हुई रीजन में, तो उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? जीसीसी कंट्रीज जो रेडिएशंस फैलेंगी। तो आप सोच लो, अगर जीसीसी कंट्रीज में फैली तो दुनिया का जितना भी ऑयल एंड गैस जो आ रहा है मिडल ईस्ट से, वो तो ठप हो जाएगा। और उसके बहुत और भी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होंगे, सेंट्रल एशिया तक पहुंचेगा, पाकिस्तान तक पहुंचेगा। तो एक तो बड़ा क्लियर है कि अगर वो थ्रेट भी करे तो आज की डेट में ये बिल्कुल असंभव है। ठीक है। दूसरा, अगर ट्रम्प इसकी तरफ जाते भी हैं तो उनको ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी आइसोलेशन हो जाएगी, जो जापान के बाद जो नहीं हुई थी। राइट, जापान के बाद जब आपने 1945 में देखा कि जब न्यूक्लियर वेपन्स, सॉरी, एटॉमिक बॉम्ब गिरा था, तो जापान तहस नहस हो गया था। ऑफ कोर्स उस टाइम नेटो और ये सारी एक और ही कुछ चल रहा था, पर आज की डेट में पूरी दुनिया इंक्लूडिंग नेटो और बाकी जीसीसी कंट्रीज, दुनिया जो है वो ट्रम्प की पॉलिसी से बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि वो टायर्ड हो चुकी हैं और फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। और एक तरीके से एक नया, जो मैंने आपके ही प्रोग्राम में बोला था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो निकल के आ रहा है कि यूरोप, जीसीसी, इंडिया और ये ब्रिक्स का जो एक बहुत इंटरेस्टिंग जो समिट होने वाली है एक महीने बाद दिल्ली में, उसमें हम देखेंगे बहुत सारे इसके नतीजे। तो डेफिनेटली टेबल किया गया है, डिस्कशंस हुई हैं, पर यही है कि दोनों तरफ जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए में केओस है। आपने, सर ने भी बड़ा बोला कि अभी ईरान में भी बहुत बड़ा केओस है। लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या ईरान जो है वो तीन टुकड़ों में बटेगा? क्या एक ईरान, एक पर्शिया, और नॉर्थ में जो है इनकी जो मूवमेंट है, क्या वो एक और तीन छोटे स्टेट्स में बनेगा? तो अलग अलग थ्योरीज चल रही है, पर उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट जो बात है, वो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका किसी भी तरीके से न्यूक्लियर ऑप्शन को नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें उनका ही, वो कहते हैं ना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। और इसमें ये अगर ने कभी आगे इसकी तरफ गए भी, तो जितना भी आपने देखा है कि वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो टर्की है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान पे नहीं हमला होगा, ये इस्लामिस्ट स्टेट जो है, चाहे वो शिया है, सुन्नी है, उनकी तहस नहस की बात है। वो एक पूरी आइडेंटिटी, एक रिलीजन, एक कल्चर, नहीं तो फिर उसके ट्रंप बारे में, बार तो बार ये ये ट्रम्प क्यों ऐसा कहते कभी हैं नहीं कर ईरान का सकता है। भूगोल बदल दूंगा रातों रात? वो दो तीन बार हिंट कर चुके हैं कि ईरान कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, ईरान का नक्शा चेंज कर दूंगा। ये इस तरह की बातें पहले भी आई। ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रिजवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है सर आपका। यू के देवनाथ सर, आपका कमेंट चाहूंगा इस पर। विवेक, क्या वाकई अमेरिका
गलती से भी अ, ईरान पर एक न्यूक्लियर हमला कर सकता है। इसके परिप्रेक्ष्य में ये समझना पड़ेगा कि अ, ईरान का युद्ध जीतने के बाद अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट हैं, धनाढ्य लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो ईरान के साथ क्या करना चाहते हैं। ईरान का युद्ध जीतने के बाद अगर एटम बम गिराया तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट चाहेंगे कि ईरान में जितना कच्चा तेल और गैस का एक्सप्लॉयटेशन है, यानी ड्रिलिंग, रिफाइनरीज का कंट्रोल, स्टोरेज, भंडारण, मार्केटिंग, सब अमेरिकन कंपनीज के हाथ में आ जाए। तो जाहिर बात है अगर युद्ध जीतने के बाद ईरान में अमेरिकन कंपनीज को जाना है इस तरह से, तो फिर बड़ी तादाद में अमेरिकन इंजीनियर्स को, मैनेजर्स को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को ईरान में जाना पड़ेगा। तो अगर ईरान में जमीन के अंदर रेडिएशन है, पानी के अंदर रेडिएशन है, ईरान की जो बायोडायवर्सिटी है, पेड़ पौधे जंतु, उसके अंदर रेडिएशन है, न्यूक्लियर डस्ट का अभाव है, प्रभाव है, तो फिर अमेरिकन जाएंगे कैसे। और विवेक, बहुत बड़ा काम युद्ध जीतने के बाद अगर अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। अमेरिका की जितनी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, सबके मुंह से लार टपक रही है कि किस दिन ईरान का युद्ध बंद हो और पैसा आएगा सऊदी से, यूएई से, अबू धाबी से, ओमान से, और उस पैसे से ईरान का रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगर हम एमओयू को देखें तो एमओयू में ऑलरेडी $300 बिलियन की बात हो चुकी है। तो अगर ऐसा करेंगे तो अमेरिका से आर्किटेक्ट्स आएंगे, इंजीनियर्स आएंगे, सिविल इंजीनियर्स आएंगे, टाउन प्लानर्स आएंगे। अगर एक न्यूक्लियर रेडिएशन से ग्रस्त ईरान है, तो वहां कोई नहीं जाएगा। हवा में रेडिएशन, पानी में रेडिएशन, तो अमेरिकन आर्किटेक्ट्स, अमेरिकन मैनेजर्स, अमेरिकन देखिए 1,000 बुलडोजर आएंगे अमेरिका से। अमेरिका से 1,000 जेसीबी आएंगे, 1,000 एक्सकेवेटर आएंगे, 1,000 मल्टीव्हील व्हीकल आएंगे अमेरिका से, जिसमें 10 पहिए होते हैं, 14 पहिए होते हैं। तो वो आएंगे कैसे अगर पूरे ईरान में रेडिएशन का खौफ है, जो कि बहुत ही जेन्युइन खौफ है। तो अमेरिका कभी भी ईरान पर एटम बम नहीं गिराएगा, क्योंकि ईरान में बिजनेस करना, ईरान का एक्सप्लॉयटेशन करना अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम की अल्टीमेट चाह है। उनके मुंह से पानी टपक रहा है इस वक्त। जी जी, मैं मुमताज आलम रिजवी का जवाब चाहूंगा इस पर कि क्या अमेरिका ऐसी प्लानिंग कर सकता है। हालांकि हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, लेकिन बुद्धिमत्ता तो इसमें भी नहीं थी कि आप ईरान पर हमला नहीं करते। रिजवी साहब, उसको भी तो विवेक असेस भाई नहीं किया ना बहुत ठीक से, बहुत उसके जो रिजल्ट विवेक आए। भाई बहुत जी बहुत शुक्रिया सारे पैनलिस्ट को, मेरा आदाब, नमस्ते। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज की ताजा रिपोर्ट आपको बता देता हूं। हालांकि कैप्टन साहब जानते हैं, हमने इस पे कई बार डिस्कस भी किया है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और आपको हैरत होगी कि ऐसी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका और ईरान में अंदरूनी तौर पर बातचीत चल रही है, अंदरूनी तौर पर बहुत ही। और उसके नतीजे में ही अब्राहम लिंकन हो या यूएई का पैसा भेजना, सोना भेजना हो, या और जो प्रोसेस है उनका सामने आना हो। अभी इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन ऐसी खबरें, जैसे आप बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं तो मैं आपको ये भी सुना रहा हूं। और इसमें ज्यादा मुझे सच्चाई लग रही है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यहां से हम निकल जाएं, क्योंकि बहुत नुकसान अमेरिका को हो चुका है। और तमाम जो एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट से लेकर के, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर के, जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती थी ईरान पे अटैक। और पहले भी मना कर रहे थे। आपको याद होगा, कतर ने कहा था कि अगर आपने ईरान पे अटैक किया तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। वो तो कह रहे हैं ईरान का हम नक्शा बदलेंगे नहीं, कतर ने पहले ही कह दिया था। और आज आप हालात देख लीजिए कि धीरे धीरे मिडिल ईस्ट भी कहीं ना कहीं अमेरिका के चंगुल से निकल रहा, वो जा रहा है। तो ये चीज जो है, और आप न्यूक्लियर कह रहे हैं। अरे भाई, आप ये बताइए 79 में क्या न्यूक्लियर अमेरिका, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? तो उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए था।
फिर ये पाबंदियां क्यों? और आज भी सबसे ज्यादा जो बात होती है कि भाई इकोनॉमिकल कैसे और अ, शिकंजा कसा जाए ईरान पे, तो न्यूक्लियर की बात तो देखिए बिल्कुल हाइपर वो है, यानी एक बेसर पैर की बातें, कोई न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं होने जा रहा। कहीं ये भी हो सकता है कि खबरों के माध्यम से भाई महाभारत में भी हुआ था, अश्वत्थामा मारा गया, जिसकी नहीं, वजह से देखिए भीष्म ऐसा है, पितामह लाचार हो वो गए चीजें थे। अब खत्म तो हो ये गई। एक हवा में खबर फैला वो- दी कि भाई ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से ईरान अंडर प्रेशर हो जाए। देखिए देखिए विवेक भाई, वो चीजें अब खत्म हो गई, क्योंकि जब हाँ आपने सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया, हाँ आपने सबसे बड़ा अटैक कर दिया, अब उनके सामने कुछ है ही नहीं। ईरान के पास आप न्यूक्लियर भी मार दो, वो तो तैयार है। वो तो उन्होंने तो सड़कों को उजागर कर दिया है, सड़कों को अपना मस्कन बना लिया है भाई। वो कह रहे हैं, हाँ मार दो ना हमें, वो तो तैयार है शहादत देने के लिए, फिर क्या करोगे? न्यूक्लियर भी मार, तो वो अब देखिए, वो कोई डरने वाले नहीं है, न ये डरा सकते हैं। अब यही एक रास्ता है कि बातचीत हो, और बातचीत के बातचीत की जरिए से खबर तो मामलात मुझे भी को मिली, सुलझाया और जाए। खबर ये भी मिली है कि आज के आज कोई डील फाइनल हो सकती है, क्योंकि पिछली जो डील की थी उसकी तारीख आज खत्म हो रही है। 60 दिन की जो मियाद थी उसकी तारीख आज खत्म हो रही है। जी विवेक हाँ, भाई, हाँ। आपको याद होगा अभी 1.5-2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था कि बातचीत हो रही है, और कल जो है उस पे फाइनल हो जाएगा। ये आपको याद होगा हाँ। कि फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो हो रही है, और बातचीत चल रही है। और मुझे लगता है लेकिन चूंकि- इसी बातचीत को ग्रीन जो है वो इसी बातचीत को और प्रेशराइज करने के लिए हो सकता है इस तरह का बयान दे रही हूं। कर्नल पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल पठानिया, आपको लगता है कि अमेरिका किसी टैक्टिकल या फिर स्मॉल न्यूक्लियर वेपन तक जा सकता है? जी, इस समय जो सिचुएशन है उसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। इस समय जो इक्वेशन है वहां पे कि ईरान ने होर्मुज स्टेट को अपने कब्जे में रखा हुआ है, उसके बाद गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगा हुआ है, जिसमें ईरान का कोई भी शिप ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। उसके बाद अभी क्या यूएसए परमाणु अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर? हम इसको टोटली रूल आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो जो जिस चीजों से वो रुक रहा है, मैं जब बात करता हूं कि क्या ईरान के ऊपर यूएसए और इजराइल ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट का प्रदर्शन अभी तक किया है या नहीं किया है? अभी तक उन्होंने नहीं किया है। उसकी मैं वजह बताता हूं। वो होर्मुज स्टेट को भी बाई फोर्स कैप्चर नहीं करना चाहते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन वो एक डाइसी सा सिचुएशन है। वो खार्ग आइलैंड को भी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वो ईरान के जो वाटर इंस्टॉलेशंस हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे ब्रिजेस हैं, रेलवे ट्रैक हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो लेवरेज है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या यूएसए बगैर डीन्यूक्लियराइजेशन किए हुए क्या यूएसए वापस चला जाएगा और ईरान कहेगा जी हम अपने जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है और हमारी जो न्यूक्लियर बम की परसूट है उसमें हम लगे रहेंगे? अगर ये हो जाता है तो उस समय ईरान विल बी ए क्लियर विनर, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अभी चीजें आने वाले समय में कैसे होती हैं, क्योंकि ईरान इस समय काफी टफ टाइम निकाल रहा है। वो उनके जो 9 करोड़ के करीब जो पॉपुलेशन है, वो किस तरीके से, किस रिजर्व के साथ, जहां तक राशन का सवाल है, मेडिसिन का सवाल है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है, उसके बाद आपकी नॉर्मल लाइफ है, आपका एजुकेशन है बच्चों की, वो 5-6 महीने से तो तबाही हो रही है वहां पर। एंड उसके बाद सवाल ये उठता है कि यूएसए कैन अफोर्ड इट, बिकॉज दैट कंट्री इज नॉट डायरेक्टली इंपैक्टेड। उनके अंदर जो प्रॉब्लम अभी आई है कि उनका जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, जिसमें थार और ये पैट्रियट मिसाइल आती है, उसका काफी डिप्लीशन हो गया, बट उसको वो बना देंगे। ईरान क्या करेगा? हाउ ईरान इज गोइंग टू फाइट एंड विन? देखिए, उन्होंने अपने जितने भी उनके तर्कश में तीर थे, वन की होर्मुज स्टेट को बंद कर दिया, दूसरा गल्फ कंट्री के ऊपर उन्होंने अटैक किया, और तीसरा उन्होंने हूती को आगे कर दिया है अभी रेड सी में। इसके अलावा ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके तोड़ में यूएसए ने देखिए क्या किया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनवा दिया, डिफेंस पैक्ट करवा दिया, जिसमें टर्की को भी शामिल कर दिया,
14-15 नेशन को इकट्ठे करके उन्होंने जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम फोर्स है उसको तैयार कर लिया। ये सारी चीजें जो है ये ईरान के अगेंस्ट हो रही हैं। अभी ईरान जो है कब तक इससे इम्यून रह सकता है, कब तक रेजिस्ट कर सकता है, वो देखने वाली बात है। जहां तक उनकी जनता की जो हिम्मत और हौसला है उसकी तो तारीफ कर रहे हैं हम लोग, बट इज इट एनफ? दैट इज द क्वेश्चन विच कैन ओनली बी आंसर्ड बाय द पीपल ऑफ इजराइल एंड देयर लीडरशिप। उनकी जो लीडरशिप के अंदर भी रिफ्ट की खबरें आ रही हैं कि अरागाची और पेशकिन एक साइड में है, और मुश्तबा ने बड़ा क्लियर कर दिया कि जो भी डिसीजन हो गया IRGC लेगा। सो दैट थिंग इज आल्सो हैपनिंग, डिसेंट इज हैपनिंग। अभी हमारे पास कोई खबर नहीं है उसकी, बट if you do a proper analysis and in a sane manner, you can come to know about the things which are happening there to great extent. बिल्कुल सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब ओवरऑल सिचुएशन अगर एसेस करें चक्रपाणी जी, तो हालात तो ईरान के फेवर में ही है, अमेरिका के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है, जहां तक देख पा रहे हैं इस मैटर को हम लोग। देखिए, जमीनी हालात ईरान के फेवर में किसी भी तरह से नहीं है। कैसे? क्योंकि ईरान जीत के भी हारेगा है? अगर उसने लड़ाई अमेरिका से जीत भी ली, अमेरिका पीछे हट भी गया, तो वो अब वैसे भी हारेगा, क्योंकि उसकी जो तबाही है इसको वो कैसे भरपाई करेगा उसकी। और आज फिलहाल अगर ईरान की जनता IRGC के साथ खड़ी है, उसके दो बेसिक वजह हैं। एक तो उसके अंदर डर है कि अगर वो कुछ किया उसने तो IRGC वाले लोग उसे मार देंगे, और दूसरा उसको यह है कि कब तक वो भूखा रहेगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीतने के बाद जब जश्न मनाना खत्म होगा तो उसको भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वो IRGC नहीं दे सकती। तो एक तरह से ये साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, जैसे कर्नल सुशील ने कहा है, अमेरिका का जो भी हथियार है, जैसे मैंने भी कहा, खत्म तो नहीं हुआ है, उनके लिमिटेशंस आए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वो उस स्थिति में है कि उनके पास और कुछ है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, उनके पास तो बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। ईरानियन स्काईज के ऊपर अगर वो रूल कर रहे हैं तो वो अपने डम बॉम्ब्स के साथ भी है ना सर, वो डिस्टेंस से कब तक वो हवाई हमले करके कब तक इस युद्ध को खींचेंगे? गांव में एक कहावत है, लग्घी से कैसे पानी पिएगा आदमी, कब तक पानी पिएगा भाई? चाहिए तो बाल्टी आपको। लग्घी से आप फल तोड़ सकते हैं, फ्रूट तोड़ सकते हैं। चक्रपाणी जी, एक सेकंड, चक्रपाणी जी जल्दी से। सॉरी, हाँ बोलिए। देखिए, बहुत जल्दी से अमेरिका को अपने आप को या तो कमिट करना पड़ेगा बूट्स ऑन ग्राउंड, ताकि वो या तो मुसद्दम पेनिनसुला या फिर काशिम आइलैंड, अबू मूसा वहां पे कर ले, जैसे ट्रंप ने थ्रेटन किया था कि मैं हॉर्मुज को अमेरिकन टेरिटरी डिक्लेयर कर दूंगा। एक वो ऑप्शन है उसके पास। दूसरा ये है कि उसको किसी ना किसी तरीके से वो ईरान को मना ले, फुसला ले, और जो किसी ने वो पेशकश किया और IRGC के बीच में अगर रिफ्ट हो तो जाती है, कह तो रहा है ईरान, आओ तो सही, आओ तो सही, मुखड़ा दिखाओ तो सही, पहुंचो तो सही, हौसला अफजाई करेंगे, एक बार आए तो सही, तो कह ही रहा है। रिजवी साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? रिजवी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिर्फ आप हुकूमतों की बात कर रहे हैं, अवाम की भी बात कर लीजिए ना भाई। अमेरिका की अवाम क्या चाहती है, उसका क्या मूड है, वहां उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आ रही है। दूसरा चीज ये कि अब्राहम लिंकन क्यों जा रहा है, क्या वजह हो गई, आप बताइए जरा से, क्यों उसे भेजा जा रहा है, और क्यों जॉर्ज वाशिंगटन आएगा, और कब आएगा? अभी तो वो जा रहा है, और आएगा कब? 1 हफ्ता लगेगा, 6,500 किलोमीटर दूर पे है वो। तो ये चीजें जो है भाई, इसको भी तो आप देखिए। और कह रहे हैं कि भाई अगर जीत भी गया तो हार जाएगा। कैसे हार जाएगा, क्या क्या तबाह हुआ आप बताइए? उसका जो फ्रोजन मनी है वो सब मिल रहा है, उसको तो, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, और बाबुल मंदब को कह रहे हैं कि साहब वो क्या है, तो बाबुल मंदब हो ये हो, आप बताइए मिडिल ईस्ट पे अपनी अथॉरिटी, अपनी धाक के लिए क्या ये दो चीजें कम हैं? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जितना हम लोग बड़ी आसानी से बात कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। इतना ही आसान अमेरिका ने समझा था और धोखा खा गया। इतना ही आसान इजराइल ने समझा था कि साहब सुप्रीम लीडर को मार देंगे, वेनेजुला जैसा है। नहीं, वही बात है ना भाई, ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है, तैर के जाना है। अब इश्क और जंग में सब जायज है। कहते भी, आप अमेरिकी मूड की बात करें, मैं रवि जी से एक छोटा रिएक्शन ले लूं कि अमेरिकी जनता का मूड क्या कहता है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -61 में, ये तो पता है। देखिए, वो आपको पता ही है कि रेटिंग बता रही है, बुरी तरीके से फंसे हुए हैं वो।
और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको ये याद रखना चाहिए कि ईरान के पीछे रशिया और चाइना का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हाँ, ऐसा कभी भी न्यूक्लियर कभी भी अगर कुछ होता है तो वो चुप नहीं बैठेंगे ना। तो आपने देखा कि अभी यूक्रेन में क्या किया रशिया ने। तो ये भूलना नहीं चाहिए लोगों को कि एक जंग जो है वो काफ़ी लेवल्स पे चल रही है। सबसे बड़ी जंग तो चल ही रही है और यूएसए और रशिया की, और उसमें चाइना भी घुसा हुआ है और साथ में ईरान भी है। तो ये मल्टीपल लेवल से इतना बिल्कुल आसान नहीं है, पर ट्रम्प जो है ये बहुत बड़ा एक वो होगा मिरेकल अगर वो सेकंड टर्म अपना बचा पाए। और ये इसीलिए ईरान भी चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से उसको फंसाए रखे। जी। और डेमोक्रेट्स भी वो बड़े खुश हैं कि उनका भी एक ही मकसद है कि हमको सेकंड टर्म में नहीं मतलब सेनेट को कंट्रोल लेकिन करना है। रवि जी ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कहते हैं कि होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे और वहां के जो सपोर्टर्स हैं, ट्रम्प सपोर्टर्स, वो तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। ये तो डायरेक्ट मतलब ये टायरेंट की भाषा है। ये जिस तरह से ये हिटलर बहुत important मुसोलिनी बातें करता था उस तरह का लैंग्वेज है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिकन जो वोटर है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और वो उनकी जो दुनिया है वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित है। उनके लिए सबसे मैटर करता है कि क्रिश्चियन बहुत इंपॉर्टेंट उनको है, उनका रिलीजन। दूसरा उनका मतलब इसको मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से भी पेश किया क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम या क्रिश्चियंस वर्सेस इस्लाम, तो इस वजह से भी उनके बयानों पर तालियां वालियां बजती हो। खैर समय सीमित, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही वक्त, एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जा रही हैं इंडिया डेली 24/7 पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।